हेलो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ईपीएफ क्या होता है तो आई एम श्योर कोई तो मुझे ये जवाब दे ही देगा कि ये सैलरी का वो हिस्सा होता है जो जबरदस्ती काट लिया जाता है और इसी की वजह से हमारी सैलरी दिखती ज्यादा है लेकिन हाथ में कम होकर आती है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, ईपीएफ एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसके लिए हर सैलराइड एम्प्लॉय एलिजिबल होता है और जो फंड आपकी सैलरी से कटता है उसे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है। और हर वो कंपनी जिनके एम्प्लॉयज का काउंट 20 से ज्यादा है उन्हें कंपलसरी बाय लॉ ईपीएफओ के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। ये एक प्रकार का सेविंग प्लेटफॉर्म है जो रिटायरमेंट के वक्त या किसी भी कारण से काम न कर पाने के वक्त आपके काम आ सकता है। और आज इस वीडियो से मैं हर वो पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा जो आप ईपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एज आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ईपीएफ से 2 करोड़ की सेविंग कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। और कुछ सीखे और समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। धवल की एज है 25 इयर्स और हाल ही में उसने एक एमएनसी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब ज्वाइन किया है। ये उसका पहला जॉब है और ईपीएफ को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल है, जैसे क्या उसे जॉब चेंज करने पर ईपीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहिए, क्या बीच में विड्रॉ करने पर विड्रॉल अमाउंट टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं सैलरी में से हर महीने, वगैरह वगैरह। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब धवल के सीएफपी ने उसके लिए क्लियर किए एक एक करके। नंबर 1, कितना डिडक्शन होता है सैलरी में से ईपीएफ की तरफ। जॉब ज्वाइन करने पर बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस का 12% आपकी सैलरी से और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है हर महीने। लेकिन एम्प्लॉयर के 12% में से 3.67% ही ईपीएफ में कंट्रीब्यूट होता है और बचा 8.33% ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन ईपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिक सैलरी को 15,000 रुपीज पर कैप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज है तो इस केस में 20,000 का 8.33% बनता है 1,666। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो ईपीएस में कंट्रीब्यूट होगा वो है 15,000 इंटू 8.33% इक्वल्स 1,250। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ बनेगा 20,000 इंटू 12% इक्वल्स 2,400 माइनस 1,250 मैक्सिमम लिमिट टुवर्ड्स ईपीएस एंड बैलेंस 1,150 टुवर्ड्स ईपीएफ। जब तक आपको सैलरी मिलती है आपका ईपीएफ अकाउंट एक्टिव रहता है। और जॉब चेंज करने पर यह जरूर ध्यान रखिए कि आप अपना ईपीएफ अकाउंट नंबर नए एम्प्लॉयर के साथ अपडेट करवा दें ताकि आपका नया एम्प्लॉयर भी आपके पुराने ईपीएफ अकाउंट में अमाउंट कंट्रीब्यूट करना कंटिन्यू कर सके। नंबर 2, कितना इंटरेस्ट मिलता है ईपीएफ में। ईपीएफ के करंट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार ये 8.50% है। ईपीएफ में आप ही की तरह सारे एम्प्लॉयज पैसा डिपॉजिट करते हैं और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइड करती है। ईपीएफ का इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट होता है लेकिन इसे आपके अकाउंट में क्रेडिट बरस में एक बार किया जाता है। इंटरेस्ट हर साल 1 अप्रैल को आपके ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। एक बात जो यहाँ समझना जरूरी है वो है कि इंटरेस्ट सिर्फ ईपीएफ अकाउंट बैलेंस पर ही मिलता
है और ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में होने वाले कंट्रीब्यूशन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नंबर 3, टैक्स बेनिफिट्स। आपके ईपीएफ अकाउंट में आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाला कंट्रीब्यूशन आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और आपकी तरफ से होने वाला कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स में डिडक्टेबल होता है। अब धवल ने बीच में ही पूछा एक क्वेश्चन, क्या ईपीएफ में से पैसे बीच में विड्रॉ करने पर कोई टैक्स लगता है? ईपीएफ का मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन पीरियड 5 इयर्स होता है। इट मींस कि 5 सालों के बाद आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ईपीएफ में मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब धवल का नया जॉब था तो उसने सीएफपी से पूछा कि क्या ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। तब सीएफपी ने उसे समझाया कि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन ना करने का एक ही मौका मिलता है जब पहला जॉब ज्वाइन करते समय तुम अपने एम्प्लॉयर से कहो कि तुम्हें ईपीएफ अकाउंट नहीं चाहिए और तुम अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 11 भर के दे दो। ऑल्दो ईपीएफ में ना कंट्रीब्यूट करने पर इन हैंड सैलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन सीएफपी ने धवल को समझाया कि कैसे ईपीएफ एक बहुत ही अच्छी स्कीम है रिटायरमेंट के लिए इजीली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा टैक्स फ्री और सेफ अमाउंट का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। इसका एक मेन रीजन है कि ईपीएफ धवल जैसे एम्प्लॉयज को फोर्स सेविंग करने पर मजबूर करता है और सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही ईपीएफ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सीएफपी की ये सब मोटिवेटिंग बातें सुनकर धवल ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सिक्योर फील कर रहा था और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर एक्साइटेड था। नंबर 4, कैसे पता चलता है कि कितना अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ है ईपीएफ अकाउंट में? यूएएन यानी 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से सारी ईपीएफओ फैसिलिटीज ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है और अगर आपने नया जॉब ज्वाइन करते समय अपना पिछला ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं भी करवाया तो घबराने की बात नहीं है। आपके यूएएन के अंडर आपके पिछले हर एम्प्लॉयर का ईपीएफ अकाउंट नंबर और बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। नंबर 5, धवल ईपीएफ के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद एक्साइटेड था कि उसकी आज की सैलरी को नजर में रखते हुए वो ईपीएफ में उसकी एज 60 के होने तक कितनी रकम इकट्ठा कर सकता है। तब सीएफपी ने उसे कुछ कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन किया। धवल की करंट बेसिक सैलरी है 20,000 रुपीज। इट मींस कि उसका कंट्रीब्यूशन 12% जो बनता है 2400 और उसके एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन जो बनता है 2400, लेकिन उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 1250 जाता है ईपीएस यानी पेंशन स्कीम की तरफ और 1150 जाता है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की तरफ। दैट मींस धवल के ईपीएफ में टोटल कंट्रीब्यूशन बनता है 2400 प्लस 1150 इक्वल्स 3550 ईच मंथ। अब धवल की बेसिक सैलरी अगर 6% से बढ़ती है और अगर ईपीएफ में 8.5% का रेट अज्यूम करके चले और अगर धवल बीच में कभी भी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की गलती नहीं करता तब धवल के 60 इयर्स के होने पर उसके पास ईपीएफ अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली होंगे 2 करोड़ 10 लाख रुपीस। वाओ, धवल ने कहा ये सुनकर और उसे अच्छा लगा ये सुनकर कि जो गलती ईपीएफ से बीच में ही पैसे निकालने की लोग करते हैं वो गलती वो खुद नहीं करेगा। एज उसके करियर के स्टार्टिंग में ही उसे सीएफपी की सही एडवाइस मिल रही थी। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है आपके ईपीएफ मैच्योरिटी अमाउंट को? तो कमेंट करके बताइए मुझे। और धवल की तरह अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना होगा ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। नंबर 6, अब धवल ने पूछा कि ईपीएफ का पैसा मैं कभी निकाल सकता हूँ? तब सीएफपी ने धवल को कुछ कंडीशंस बताई। 1, जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयड बनने पर। 2, 2 महीनों का वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद विड्रॉल के समय जॉब ना होने पर ईपीएफ बैलेंस विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 फिलअप करके देना होता है। 3, अगर एम्प्लॉय आउट ऑफ इंडिया सेटल हो रहा है तो 2 महीने का वेटिंग पीरियड मैंडेटरी नहीं है। फीमेल एम्प्लॉयज के लिए 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड वेव्ड ऑफ है अगर फीमेल एम्प्लॉय मैरिज के लिए जॉब छोड़ रही है तो। कुछ कंडीशंस में ईपीएफ से पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। 2011 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि ईपीएफ
ईपीएफ अकाउंट में 36 मंथ से ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन ना होने पर उस अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2016 में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया और अब कंट्रीब्यूशन ना होने के बावजूद ईपीएफ अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। इन शॉर्ट, हो सके तो ईपीएफ अकाउंट में से पैसे निकालने नहीं चाहिए। ईपीएफ सिक्योर, रिस्क फ्री और प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करता है आपके रिटायरमेंट के लिए। अगर चाहो तो आप आपके बेसिक सैलरी के 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जिसे वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। लेकिन आपके एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने पर आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना कंपलसरी नहीं है। ऑल्दो वीपीएफ करने से आपकी इन हैंड सैलरी तो कम हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म में ये ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो से आपको ईपीएफ के बारे में बहुत कुछ सीखने जरूर मिला, और ऐसा है तो प्लीज इस नॉलेज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना कैसे अचीव करना है ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर, फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।